जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की तैयारी के क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करूंगा, जिसका नाम है परसों और इसके चरण। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर एक भी प्रश्न इस टॉपिक से आएगा तो आपका इस वीडियो से बाहर नहीं होने वाला है। इस वीडियो में हम इसके सारे प्रकार पढ़ेंगे, सारे चरण पढ़ेंगे कि आपका जो पहला चरण है इसमें कब क्या होता है, आपका जो सर्विक्स है कब ओपन होता है, दूसरा चरण है इसमें क्या होता है, जो इसके थर्ड स्टेज है इसमें कब क्या होता है, प्लेसेंटा कब बाहर आता है, जो एनम होते हैं जिसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं, जब पहला चरण आता है तो एनम का क्या कर्तव्य है, सेकंड जो चरण आता है उसमें एनम का क्या कर्तव्य है, सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए, डिलीवरी का जो दर्द है वो एक माँ के अलावा कोई भी सहन नहीं कर सकता, यहाँ तक भगवान भी नहीं। आज का यह वीडियो है, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आज के इस वीडियो की शुरुआत करूँगा। वो दो लाइन यह है कि दिल की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज़्यादा क्या होगी। दिल की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज़्यादा क्या होगी, एक माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। यहाँ से आज के इस वीडियो की मैं शुरुआत करने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको परसों पढ़ना है, परसों के चरण पढ़ने हैं, तो आपको सबसे पहले संकुचन पढ़ना होगा। आपको समझना होगा कि संकुचन क्या होता है। जो आपका मायोमेट्रियम होता है उसमें संकुचन कैसे होता है, संकुचन की वजह से कैसे आपका जो बेबी है वो सर्विक्स से बाहर आता है। सबसे पहले हमको संकुचन पढ़ना होगा, संकुचन को समझना होगा कि होता क्या है, तभी आपको आगे का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संकुचन के विषय में और इसके बाद हम बात करेंगे इसके चरण के विषय में। संकुचन की अगर हम बात करें तो गर्भाशय के संकुचन की जो प्रक्रिया होती है यही आपका परसों की संकुचन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो गर्भाशय की संकुचन होता है इसी को परसों का संकुचन भी कहा जाता है। पेट में हल्की ऐंठन और दबाव के रूप में गर्भाशय संकुचन महसूस होता है। पेट में इस तरह का जो दबाव ऐंठन इसलिए होता है क्योंकि गर्भाशय डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है और डॉक्टर इसको एक तरह से प्रेगनेंसी के अंतिम दौर के लिए गर्भाशय की एक्सरसाइज भी मानते हैं। ये आपका संकुचन है। हमने आपको बता दिया संकुचन होता क्या है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि संकुचन होता कैसे है। मैंने आपको बता दिया कि संकुचन होता क्या है, लेकिन कैसे होता है हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप कैसे समझ गए तो आप पूरे इस टॉपिक को समझ जाएंगे। तो हम समझते हैं कि कैसे संकुचन होता है और संकुचन के लिए कौन कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार हैं। और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही आता है कि जो आपका संकुचन है, गर्भाशय का जो संकुचन है, इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन्स कौन से हैं, हम इसको अब जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो शिशु होता है, जब शिशु का 9 मंथ पूरा हो जाता है, शिशु के सभी अंगों का विकास हो जाता है, शिशु इस दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है, तो सबसे पहले शिशु ही अपने माँ को प्रेरित करता है कि प्रसव की प्रक्रिया हो। शिशु के अंदर जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि होती है, इसके अंदर से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम एड्रेनल हार्मोन्स कहते हैं। एड्रेनल जो हार्मोन्स होता है जब अपरा के संपर्क में आता है, जब प्लेसेंटा के संपर्क में आता है, तो यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स में बदल जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है यह गर्भाशय में आ जाता है। यहां तक आप पूरी बात समझे होंगे। क्या मैंने आपको क्या बताया कि शिशु जो होता है इसकी जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, यहां से एंड्रोजन हार्मोन्स निकलता है। एंड्रोजन हार्मोन्स जब अपरा के संपर्क में आता है, प्लेसेंटा के संपर्क में आता है, तो यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स में बदल जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स में बदलने के बाद यह गर्भाशय में आ जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गर्भाशय में 3 दीवारें होती हैं, तो किस गर्भाशय में आता है? यह मायोमेट्रियम में आता है कि एंडोमेट्रियम में आता है, किस में आता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यह आप इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि यह गर्भाशय है, यह आपका नलिका है। देखिए,
अंडवाहिनी नलिका है। इसमें अगर गर्भाशय की बात करें तो इसकी जो बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, और उसके बाद इसके एक अंदर परत होती है और एक उसके सबसे अंदर परत होती है। जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। और उसके बाद जो उसके बाद वाली परत होती है उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। तो आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो बना होता है वो गर्भाशय के इसी मायोमेट्रियम में आकर के इकट्ठा हो जाता है। कहाँ पे आता है? आपसे सवाल पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो गर्भाशय में कहाँ आता है, तो आप क्या बताएंगे? कहाँ पे आता है? मायोमेट्रियम में आकर के इकट्ठा हो जाता है। अब जब मायोमेट्रियम में आ जाता है, जिसे हम मध्य गर्भाशय कहते हैं, यहाँ पे आकर के क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के रिसेप्टर बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के रिसेप्टर बनाने लगते हैं। रिसेप्टर क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं, कैसे काम करता है, इसकी जानकारी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे दी है। तब रिसेप्टर जब बनाने लगते हैं और इसके साथ साथ क्या होता है, जब दिमाग यह देखता है कि आपका जो मध्य गर्भाशय है, जो मायोमेट्रियम है, वहाँ पे ऑक्सीटोसिन के बहुत सारे रिसेप्टर बन रहे हैं, तो क्या होता है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है यह क्या करता है, और भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बनाने लगता है। क्या करता है? जैसे ही पता चलता है कि आपके ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बन रहे हैं तो यह पीयूष ग्रंथि जो होता है और भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बनाने लगता है। यहाँ से एक सवाल और बनता है कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होता है, तो क्या बताएंगे? पीयूष ग्रंथि से। एक यहाँ पे सवाल बनता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो पीयूष ग्रंथि क्या करता है? और भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बनाने लगता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन आ करके यह जो आपका रिसेप्टर है इससे क्या करता है? चिपक जाता है। क्या करता है? इससे चिपक जाता है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। अब हमने देखा यहाँ से एक चीज़ हमको सीखने के लिए मिली कि जितना ज़्यादा आपका रिसेप्टर बनेगा उतना ज़्यादा आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होगा। जितना ज़्यादा रिसेप्टर बनेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होगा। आप सब देख रहे होंगे मैं कई बार ऑक्सीटोसिन का नाम ले चुका हूँ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या है, ये कैसे काम करता है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कैसे जो आपका संकुचन की क्रिया है उसको बनाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, मायोमेट्रियम में रिसेप्टर के पास आकर के मिलता है। अब क्या होता है कि अब मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन की मात्रा अधिक हो जाती है और मायोमेट्रियम संकुचन होने लगता है। क्या करता है? मायोमेट्रियम संकुचन होने लगता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा और एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जो संकुचन की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो गर्भाशय में होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर आपसे और भी डीप पूछे, आपसे गर्भाशय में ना दे करके अगर आपको मायोमेट्रियम दिया हो, तब आप क्या लगाएंगे? संकुचन की क्रिया कहाँ पे होती है? मायोमेट्रियम में होती है। अगर आपसे गर्भाशय ऑप्शन में हो तो आप गर्भाशय लगाइएगा, लेकिन अगर और डीप पूछेगा, अगर मायोमेट्रियम रहेगा तो आप मायोमेट्रियम लगाइएगा। और अगर गर्भाशय और मायोमेट्रियम दोनों रहे तो उस दशा में आपको मायोमेट्रियम में ही टिक करना है, क्योंकि जो संकुचन की प्रक्रिया होती है वो मायोमेट्रियम में होती है। दूसरा सवाल क्या बनता है कि संकुचन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो संकुचन को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है जो संकुचन को प्रेरित करता है, संकुचन का काम करता है। यहां तक आप पूरी बात समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि संकुचन होता कैसे है और संकुचन क्या करता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी यह है कि यदि आप सभी लोग यूपीएससी एएनएम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और इस बार एएनएम में अपना जॉब लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसी 500 रुपये में आपके एएनएम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी दिया जाएगा, उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, टॉपिक वाइज जो की पॉइंट है वो भी दिया जाएगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपका क्विज भी होगा, टॉपिक वाइज क्विज भी लिया जाएगा। आपको मैं एक नमूना दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पीडीएफ और वीडियो कैसे दिए जाते हैं। आप यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो आपने वीडियो भी देखा होगा, तो वीडियो इसी तरह से होता है। उसके बाद इसका जो पीडीएफ होता है वो इस तरह से होता है। आप पीडीएफ देख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज का जो पीडीएफ है वो इसी तरह से चित्र के आधार पे, जो आपका फिगर है उसके आधार पे दिया जाता है। और आपको ये आपका पूरा थ्योरी का पीडीएफ हो गया और उसके बाद आपको यहाँ पे जो वन लाइनर टाइप के आते हैं, जो आपका की पॉइंट होता है, उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाता है। यहाँ पे की पॉइंट का आप नमूना देख सकते हैं। यहाँ से इस तरह से पीडीएफ आपको दिया जाता है और उसके बाद रोज शाम 8 बजे क्या होता है? क्विज होता है।
क्विज आपको रोज शाम 8 बजे दिया जाता है। आज मान लीजिए जो टॉपिक चला उसका क्विज शाम को 8 बजे दिया जाता है। तो इस तरह से क्विज भी बच्चे देते हैं। यहाँ पे पूरी सुविधा आपको उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। यानी कि आप अगर 500 रुपये दीजिए तो आपकी पूरी तैयारी हमारे माध्यम से करवाई जाएगी और बहुत ही अच्छे लेवल की करवाई जाएगी। हैं देखिए, संकुचन की जब सारी चीजें आप समझ गए हैं, अब बात करते हैं जो आपका डिलीवरी है, जो आपका प्रसव है, इसके चरण के विषय में। देखिए, मुख्यतः जो आपकी प्रसव है उसके 3 चरण होते हैं, लेकिन कुछ लोग अब इसमें एक चरण और भी इकट्ठा जोड़ते हैं, एक चरण एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसव के मुख्यतः कितने चरण होते हैं तो उस दशा में आप 3 ही लगाएंगे। अगर आप मुख्यतः आ गया तो 3 ही लगाएंगे, ठीक है। प्रसव के अगर चरण पूछा जाए तो 3 बताएंगे। और जो चौथा चरण आपको दिया जाता है, चौथा चरण जो आपको बताया जाता है वो रिकवरी का चरण होता है। जब डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद जो रिकवरी का समय होता है उसको बहुत सारे लोग उसको चौथा चरण मानते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है वो 3 ही चरण होते हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रसव के जब 3 चरण होते हैं तो कौन कौन से वो चरण है जिसमें आपकी प्रसव की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसका जो पहला चरण है, इसका पहला चरण है उसको क्या कहा जाता है, उसको फैलाव का चरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्विक्स जो होता है ये पूरी तरह से फैलता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 2 से 3 बार सर्विक्स का नाम ले चुके हैं, ये सर्विक्स होता क्या है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो बैच लेकर के पढ़ते हैं उनको पता होगा कि सर्विक्स होता क्या है। मैं आपको फिर भी बता देना चाहता हूं कि सर्विक्स होता क्या है। आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, एक फिगर के माध्यम से मैं आपको सर्विक्स बताने का प्रयास करता हूं कि आपका जो सर्विक्स है वो होता क्या है। देखिए, आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये अंदर की जो पार्ट है ये आपका गर्भाशय है, और गर्भाशय के बाद जो आपका ये पहला रास्ता है वर्जाइना के ऊपर वाला, यही आपका सर्विक्स होता है। क्या होता है, यही आपका सर्विक्स होता है। और जो पहला चरण होता है आपका प्रसव का, उसमें यह जो आपका सर्विक्स होता है यही फैलने का काम करता है। तो क्या होता है, पहले चरण में सर्विक्स का फैलाव होता है, इसलिए इसको फैलाव का चरण कहते हैं। और यह 2 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक और एक सक्रिय। कुछ लोग इसमें तीसरा पार्ट भी जोड़ देते हैं, अभी आगे इसके विषय में बात करेंगे। तो पहला चरण क्या होता है, ये सबसे लंबा और पीड़ादायक चरण होता है। संकुचन के कारण गर्भाशय ग्रीवा धीरे धीरे फैलती है। गर्भाशय ग्रीवा आप कहें चाहे आप सर्विक्स कहें, दोनों एक ही चीज हैं। गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स धीरे धीरे फैलती है और खुल जाती है। यह परिवर्तन भ्रूण जो आपकी एम्ब्रियो होता है वो योनि में जाने में सक्षम हो जाता है। तो ये आपका पहला चरण होता है, इसे हम फैलाव का चरण भी कहते हैं। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो इसमें निष्कासन का होता है। जो बच्चा होता है वो जन्म दिया जाता है। क्या होता है दूसरे चरण में, ये निष्कासन का समय होता है, निष्कासन का चरण होता है। निष्कासन में आप समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब कि जब किसी को बाहर निष्कासित किया जाता है तो वही आपका होता है निष्कासन का चरण। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चों का जन्म होता है। उसके बाद तीसरा चरण आता है जिसे हम प्लेसेंटा चरण कहते हैं। और तीसरे चरण में क्या होता है, जो आपका प्लेसेंटा होता है, जो आपका अपरा जो होता है, इसे हम अपरा भी कहते हैं, प्लेसेंटा भी कहते हैं, गर्भनाल भी कहते हैं, ये बाहर आता है। बच्चा पहले आता है, प्लेसेंटा बाद में आता है। ये भी आप तीसरे चरण में पढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग जो चौथा चरण मानते हैं, जब आपकी पूरी प्रसव की प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद जो रिकवरी का समय होता है वो उसको बहुत सारे लोग चौथा चरण मानते हैं। लेकिन ज़्यादा जो प्रचलित चीज़ें हैं उसमें 3 ही चरण होते हैं। अब मैं आपको फिगर के माध्यम से तीनों बताना चाहता हूँ। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, इसमें आपका जो पहला चरण है, पहला स्टेज है, इसमें 2 प्रकार के हैं, प्रारंभिक और उसके बाद सक्रिय एक्टिव फेज। प्रारंभिक फेज में क्या होता है, जो आपका ये सर्विक्स है, सर्विक्स क्या होता है, ओपन होता है। और यही आपका जो फर्स्ट स्टेज का जो सेकंड चरण आता है जिसे हम एक्टिव फेज कहते हैं, इसमें सर्विक्स पूरी तरह से फैल जाता है। क्या होता है, इसमें सर्विक्स पूरी तरह से फैल जाता है। उसके बाद स्टेज सेकंड आता है। स्टेज सेकंड में जो क्या होता है, जो बेबी होता है ये आपका क्या करता है, ये बाहर आता है। बेबी बाहर आने का जो चरण होता है वो सेकंड चरण होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज होता है, थर्ड चरण होता है, जिसमें क्या होता है, जो आपका ये प्लेसेंटा होता है ये बाहर आता है। प्लेसेंटा बाहर आने का जो चरण है वो तीसरा चरण है। अगर आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यही पूछा जाता है कि आपके पहले चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है,
होता है, तीसरे चरण में क्या होता है। यहां तक आप पूरी बात समझ गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप एक भी चीज, एक भी टॉपिक छोड़ के जाएं जिससे आपका नुकसान हो सके। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब पहला चरण आता है तो उसमें एएनएम जो होती है उनका क्या क्या कर्तव्य होते हैं, एएनएम को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप एएनएम है, एएनएम बनने जा रहे हैं, तो उसमें आपको अपना कर्तव्य अवश्य याद रखना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके कर्तव्य क्या है। तो आप यहां तक पूरी बात समझ गए होंगे। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं कि आपका जो बेबी है वो क्या कह रहा है, उसका सर हल्का सा बाहर आ रहा है सर्विक्स के माध्यम से। क्या कर रहा है, उसका जो सर है सर्विक्स के माध्यम से बाहर आ रहा है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि सर जो है वो दिखाई देने लगा है। सर दिखाई देने लगा है तो इसका एक नाम है, इसको क्या कहा जाता है, क्राउनिंग स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्राउनिंग स्टेज। आपसे सिंपली प्रश्न पूछ लेता है कि क्राउनिंग क्या होता है, क्राउनिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आपको बताना रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्राउनिंग स्टेज क्या होता है तो आप बताएंगे कि जन्म के दौरान योनि के द्वारा शिशु का जब सर दिखाई देने लगता है तो उसको क्राउनिंग स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउनिंग स्टेज उसको कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, या फिर आपके मन में कुछ चीजें आ रही होंगी कि आपने क्राउनिंग कहीं ना कहीं कभी न कभी तो अवश्य सुना होगा। आप सब जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्राउनिंग जो शब्द है इसको कहाँ सुना था। आपने देखा होगा एक 3 इडियट मूवी आई थी। कौन सी आई थी, 3 इडियट मूवी आई थी। उसमें आपने देखा होगा कि जब एक बार रेंचो को पूरी हॉस्टल से भगा दिया गया था, उस समय जो हीरोइन थी उसकी बहन प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी का समय था और उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, कहीं भी कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध थी उस समय। अगर आप देखें तो यह जो हीरोइन है, इनका नाम पता नहीं क्या है, हीरोइन का नाम मैं ज़्यादा नहीं याद रख पाता। देखिए ये हीरोइन जो है ये पूछती हैं इससे, आमिर खान से, कि देखिए क्राउनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो आमिर खान पूछता है ये क्राउनिंग क्या है, क्राउनिंग क्या है, तो बताती है, एक फिगर के माध्यम से बताती है कि आप देखिए कि जो बच्चा है, जो बेबी है, ये सर्विक्स के रास्ते से आप बाहर आ रहा है या नहीं, इसका सर दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर इसका सर दिखाई दे रहा है तो क्राउनिंग हो रही है, नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं हो रही है। तो आप अगर मूवी देखे होंगे तो आप इसको अवश्य समझेंगे, क्राउनिंग कहाँ से आया है आप इसको भी समझे होंगे, क्राउनिंग का मतलब क्या होता है आप इसको भी समझे होंगे। अगर आपने ना देखा हो तो एक सीन दोबारा देख लीजिए, उसमें आपको दिखेगा क्राउनिंग क्या होता है और कुछ चीजें आपको और वहां पे देखने के लिए मिल सकती है। तो आप क्राउनिंग समझे होंगे कि क्राउनिंग का क्या मतलब होता है। तो सिंपली क्राउनिंग हुआ है जिसमें जो बेबी होता है उसका सर दिखाई देता है योनि मार्ग से, उसे ही क्राउनिंग कहते हैं। तो यहां तक आप पूरी बात समझे होंगे। एक बार हम दोबारा से देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज सबसे पहले देखा परसों के चरण, जिसमें मैंने आपको बताया संकुचन क्या होता है। संकुचन क्या होता है, संकुचन जब होता है मायोमेट्रियम में होता है, गर्भाशय में होता है, कोई भी ऑप्शन हो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। और संकुचन की क्रिया के बाद ही बेबी बाहर आता है। संकुचन में क्या होता है, पेट में हल्की ऐंठन होती है, दबाव के रूप में गर्भाशय संकुचन महसूस होता है। और इसको जो डॉक्टर लोग होते हैं इसको क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी की अंतिम दौर के लिए गर्भाशय का एक्सरसाइज भी मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि परसों के मुख्यतः 3 चरण होते हैं, जिसमें पहला स्टेज जो होता है फैलाव का होता है, दूसरा जो चरण होता है निष्कासन का चरण होता है, थर्ड चरण या तीसरा चरण जो होता है प्लेसेंटा चरण होता है, जिसमें प्लेसेंटा बाहर आता है। उसके बाद मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाया कि स्टेज क्या है, 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है और स्टेज आपका 3 क्या है। इसके बाद हम अब आगे देखते हैं इसके पूरे विषय में। आप यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें और समझाने का प्रयास करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बेबी है, ये बेबी का सर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका जो पार्ट है ये गर्भाशय के जस्ट बाद ये आपका सर्विक्स है। सर्विक्स क्या होता है, जब आपका पहला चरण आता है तो यही सर्विक्स क्या होता है, ओपन होता है। पहले चरण में यही सर्विक्स आपका ओपन होता है। उसके बाद ये आपका वर्जाइना का पार्ट है, यहीं से होते हुए आपका बेबी बाहर आता है। तो पहला चरण जो होता है सर्विक्स का होता है, इसमें सर्विक्स आपका फैलाव होता है, इसमें सर्विक्स आपका फैलता है। हम अब इसके विषय में डिटेल से एनालिसिस करते हैं इसके चरण के विषय में। परसों के मुख्यतः 3 चरण होते हैं, कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। देखिए परसों को 3 चरण में बांटा जाता है। पहला चरण लगभग सबके लिए सबसे लंबा होता है,
जो आपका पहला चरण होता है जिसमें सर्विक्स का फैलाव होता है, ये सबके लिए लगभग लंबा समय होता है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही परिवर्तनशील होती है। मैं आपको बता दूं, देखिए सभी जो महिलाएं होती हैं उसमें जो आपकी प्रसव की प्रक्रिया होती है एक समान नहीं होती है। कुछ के हार्मोन्स में बदलाव होता है, कुछ के ज़्यादा हार्मोन्स पाया जाता है, कुछ के कम पाया जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी को बहुत कम। कम कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो पीड़ा है भगवान भी नहीं जान सकते कि कितना दर्द होता होगा। एक माँ के अलावा कोई भी नहीं बता सकता है कि कितना दर्द होता होगा। लेकिन उसके बाद भी इस दुनिया में जब बच्चा आता है, इस दर्द को सहने के बाद माँ इस बच्चे को जन्म देती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चा अगर एक बार भी कह देता है कि माँ आपने मेरे लिए क्या क्या किया, तो उस समय माँ को और भी ज़्यादा तकलीफ होती है, उस समय और भी ज़्यादा तकलीफ होती होगी। और वही बच्चा जब अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ आता है, क्या कहते हैं उसको, वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, तो उस माँ को और भी पता नहीं कितनी गुना तकलीफ होती होगी। देखिए, हालांकि वो दूसरा टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि सभी महिलाओं में हार्मोन्स के बदलाव होते हैं। तो हो सकता है कुछ में जो आपका तीसरा जो आपका चरण है, पहला चरण है, कुछ में ज़्यादा समय लगता है, कुछ में कम समय लगता है, कुछ में यह समय परिवर्तनशील रहता है, कुछ में अधिक दर्द होता है, कुछ में कम दर्द होता है। इसीलिए यहाँ पे लगभग शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, पहला जो चरण होता है लगभग सबके लिए लंबा होता है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही परिवर्तनशील होती है। कुछ में यह समय अधिक लग सकता है, कुछ महिलाओं में यह समय कम लग सकता है। प्रसव की शुरुआत शिशु से मिलने वाले हार्मोन्स एक होते हैं जो होता है वो ट्रिगर करता है। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका शिशु की प्रसव की प्रक्रिया होती है, शिशु जब जन्म लेता है उसके लिए सबसे पहले प्रेरित शिशु ही करता है, और शिशु अपने माँ को प्रेरित करता है हार्मोन्स के माध्यम से। अगर आपसे पूछा जाए हार्मोन्स कौन सा है जो शिशु के अंदर से स्रावित होता है, जिससे ट्रिगर होता है, जिससे माँ जो है प्रसव के लिए तैयार होती है, तो वो क्या है, कार्टिसोना हार्मोन्स है। क्या है, शिशु की अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है ये विकसित हो जाती है और उसके साथ साथ एक हार्मोन्स का स्रावित करती है जिसे हम कार्टिसोना हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिसोना हार्मोन्स कहा जाता है। और यही हार्मोन्स जो होता है ये माँ को प्रेरित करता है प्रसव की प्रक्रिया के लिए। तो आपसे पूछा जाता है कि कार्टिसोना हार्मोन्स क्या होता है, कार्टिसोना हार्मोन्स कहाँ पे पाया जाता है, या फिर यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रसव के दौरान शिशु के अंदर से कौन सा हार्मोन्स निकलता है जो ट्रिगर करता है। तो आप यहाँ से कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सबका जवाब एक ही है, क्या, कार्टिसोना। तो आप इस बात को भी यहाँ से समझे होंगे। आगे बात करते हैं, गर्भाशय के संकुचन के लिए ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। मैंने आपको अभी बताया, जब मैंने आपको संकुचन का टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है यही स्रावित होता है और यही संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्राकृतिक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन के कारण ही गर्भाशय की जो मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और प्रसव की पीड़ा शुरू होती है। किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के हार्मोन्स के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है। और उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, मैंने आपको इसका जवाब पहले ही बता दिया है। उसके बाद कार्टिसोना हार्मोन्स एक होता है जो कि कहाँ से निकलता है, बच्चे के अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। तो आप इस बात को भी समझे होंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। छोटी सी जानकारी क्या है कि यदि आप सभी लोग हमारे साथ पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको यह वीडियो दे रहा हूं, तो आप हमारे साथ पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस मात्र और मात्र 500 रुपये है। इस 500 रुपये में आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, वीडियो के साथ साथ आपको PDF दिया जाएगा, PDF के साथ साथ आपको क्विज भी दिया जाएगा। शाम को इस समय 9 PM पे आपके क्विज शुरू होते हैं, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसी का क्विज आपको 9 PM पे दिया जाता है। अगर आप एनएम की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आप इस बार एनएम बनना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। और यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे 90 26 92 73 15 पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। आप यहां से हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं, 90
26, 92, 73, 15। तो यहाँ से आपका परसों का चरण स्टार्ट होता है और आपका पहला चरण आता है। पहला चरण में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका पहला चरण होता है इसको फैलाव का चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैलाव का चरण कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका सर्विक्स होता है, सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स हल्का हल्का फैलने लगता है। इसके दो तरह के होते हैं, इसके पहले चरण के दो भाग होते हैं, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। गर्भाशय शिशु को नीचे की ओर ढकेलता है। पहले चरण में क्या होता है, गर्भाशय शिशु को नीचे की ओर ढकेलता है और उसके बाद सर्विक्स खुलता है और पतला हो जाता है। सर्विक्स मैंने आपको अभी बताया, एक बार फिगर के माध्यम से बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि गर्भाशय जो होता है ये क्या करता है, गर्भाशय शिशु को आगे की ओर ढकेलता है और ये जो सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स ये आपका खुलने लगता है, ये ओपन होने लगता है। उसके बाद अगर हम देखें, सर्विक्स खुलने लगता है, पतला हो जाता है। पहले चरण के अंत तक सर्विक्स पूरी तरह से खुल जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि सर्विक्स पूरी तरह से कब खुलता है, तो आपका जो पहला चरण है, चरण 1 है, इसके अंत तक सर्विक्स पूरी तरह से खुल जाता है। इसका और ये क्यों होता है, सर्विक्स पूरी तरह से क्यों खुलता है, जिससे जो आपका शिशु है वो योनि के रास्ते से बाहर आ सके। और सर्विक्स जो आपका लास्ट समय आता है, जो आपका चरण 1 का अंतिम समय आता है, जब चरण 1 समाप्त होने वाला आता है, उसमें सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका चरण 1 है इसके अंतिम में सर्विक्स कितना ज़्यादा ओपन होता है, तो आप बताएंगे 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद बहुत सारे, अगर बुक की बात करें तो बहुत सारे बुक में जो आपका प्रथम चरण है इसके 3 भाग दिए गए हैं और बहुत सारे बुक में इसके 2 भाग दिए गए हैं। कौन से भाग दिए गए हैं? 2 भाग दिए गए हैं। तो हम इसको तो तीनों पढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पहला आपका होता है प्रारंभिक चरण, दूसरा सक्रिय चरण, तीसरा आपका संक्रमण चरण। ये आपके जो फर्स्ट चरण है उसके ही भाग हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें पहले चरण के विषय में, जिसे हम लेटेंट फेज भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स का फैलाव होता है वो 0 से लेकर के 3 सेंटीमीटर का होता है। और चरण जो आपका 1 है इसके अंतिम में आपका जो सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है। लेकिन जो आपका शुरुआती चरण है, जो लेटेंट फेज है, इसमें आपका जो सर्विक्स है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक होता है। और जो आपका संकुचन है ये कम और छोटा होता है। संकुचन क्या होता है? कम और छोटा होता है। उसके बाद आपका सक्रिय फेज आता है, जिसे हम एक्टिव फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सर्विक्स जो होता है 4 से 7 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है। कितना? 4 से 7 सेंटीमीटर तक सर्विक्स आपका ओपन हो जाता है। और यह जो होता है मध्य से मजबूत संकुचन होता है। इसमें संकुचन जो होता है और भी तेज होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, रक्त परिवहन दिखता है, मेम्ब्रेन फट जाता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन फट जाता है। ये कब होता है? ये सक्रिय चरण या फिर एक्टिव फेज में होता है। उसके बाद तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में क्या होता है, जिसे हम संक्रमण चरण कहते हैं। यह पहले का ही 3 भाग है। यह पहला जो चरण है, फर्स्ट जो चरण है, जिसे हम फैलाव का चरण कहते हैं, इसके ही 3 भाग हैं। आपका आता क्या है, संक्रमण चरण, जिसे हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सर्विक्स है वो 7 से 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है। और मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका पहला चरण है, फर्स्ट चरण है, फर्स्ट फेज है, इसके अंत तक सर्विक्स कितना ओपन होता है? 10 सेंटीमीटर का ओपन होता है। मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूँ, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि पहला जो चरण है इसके अंत तक सर्विक्स कितना ओपन होता है, तो 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है। अधिकतर महिलाएं परसों के इस चरण का बहुत अधिक तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से सामना करती हैं। अधिकतर महिलाएं परसों के इस पहले चरण का बहुत ही अच्छी तरीके से सामना करती हैं, यदि वह निसंकोच रूप से पोजीशन को अपनाएं जिससे उन्हें सबसे अच्छा महसूस हो। देखिए मैं आपको बता दूं, इसको समझाऊं। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि आप यदि घर पे हैं, यदि आप हॉस्पिटल नहीं जा पाए हैं, आपका जो पहला चरण वो स्टार्ट हो गया है, तो आपको उस पोजीशन में आ जाना चाहिए जिसमें आपको अधिक से अधिक आराम हो। आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। घुटने के बल आपको बैठ जाना है,
क्या है आपका जो पोजीशन है वो फर्स्ट चरण में क्या होना चाहिए, आपको घुटने के बल बैठ जाना है। फर्श या कुशन या आपके साथी के गोद में आगे की ओर झुकना है। क्या करना है, दूसरा आपका क्या है कि सबसे पहले आपको घुटने के बल बैठ जाना है, या फिर आपको फर्श पर या फिर कुशन पर या फिर आपके साथी के गोद में आगे की ओर झुकना है। दीवार का सहारा लेकर के झुकना है। और क्या नहीं करना है, आपको उल्टे नहीं लेटना है। क्या नहीं करना है, उल्टे नहीं लेटना है। यह आपका दिक्कत का साइन हो सकता है अगर आप उल्टे लेटते हैं। तो पहले चरण में क्या होता है कि घुटने के बल आपको बैठना है, फर्श कुशन या अपने साथी के गोद में सर रख के आगे की ओर झुकना है, दीवार के सहारे लेना है, उल्टे नहीं लेटना है। यदि आप घर पे हैं, क्योंकि घर पे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे एएनएम नहीं है, वहाँ पे कोई दाई नहीं है, तो आपको बता नहीं सकती हैं। लेकिन अगर बात करें एएनएम के क्या कर्तव्य होते हैं इसके विषय में, अगर एएनएम के कर्तव्य के विषय में बात करें तो प्रसव के दौरान भ्रूण अवलोकन द्वारा अपने शिशु के हृदय गति की माप करनी चाहिए और उसके स्वास्थ्य पर करीब से नजर रखनी चाहिए। एएनएम का क्या कर्तव्य होता है, एएनएम का जो कर्तव्य होता है वो सबसे पहले यही होता है कि प्रसव के दौरान जो आपका एम्ब्रियो है उसका अवलोकन करना चाहिए, उसकी स्थिति कैसी है, उसके हृदय की जांच करनी चाहिए कि उसका जो हृदय बहुत ज़्यादा गति नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा कम गति नहीं कर रहा है, या उसका हृदय कितनी गति कर रहा है। ऐसी जब चीज़ें हैं उसको क्या करना चाहिए, वो एएनएम का कर्तव्य है, एएनएम को करना चाहिए। माप करनी चाहिए और शिशु के स्वास्थ्य को करीब से निगरानी करनी चाहिए कि शिशु के अंदर इस समय कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा पेनफुल तो नहीं हो रहा है, और आगे और कौन सी दिक्कत आ सकती है इसका सामना पहले से ही एएनएम को होना चाहिए, पहले से ही एएनएम को सतर्क करना चाहिए। नर्स या डॉक्टर पिनार्ड, ये आपका ये इंपॉर्टेंट है। पिनार्ड, देखिए पिनार्ड क्या होता है, एक प्रकार का स्टेथोस्कोप होता है जिससे आप देखते हैं हृदय की गति की जांच की जाती है, वही होता है। धड़कन सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों के लिए कौन से स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, कौन से इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, पिनार्ड। ये प्रश्न पूछा गया है तो आप पिनार्ड इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पिनार्ड, नर्स या डॉक्टर को पिनार्ड स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेट पर रखकर शिशु की धड़कन सुनते हैं। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर से क्या करना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक फीटर मॉनिटर से जोड़ा जा सकता है जो शिशु के दिल की धड़कन का पता लगाता है और इसे संख्या के रूप में प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा इस तरह से जो आपका होता है, इस तरह से धड़कन जो आपकी चलती है, या टीवी के माध्यम से आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक फीटर मशीन होता है और इसकी मॉनिटरिंग आपको सौंपी जा सकती है, इसका काम आपको सौंपा जा सकता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो बच्चे की धड़कन है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, वो संख्या प्रदर्शित करेगा। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हुआ, पहला जो चरण है वो समाप्त हो जाता है। अगर आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला चरण में क्या होता है। पहले चरण में सर्विक्स ओपन होता है, कितना होता है, अधिकतम कितना ओपन होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा बाहर। लेकिन मैं आपको आगे के लिए भी पढ़ा देना चाहता हूँ, जिससे आपको आगे भी चल करके इसका काम आए। अगर आप एएनएम बनते हैं तब भी आपको कदम कदम पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो सारी जानकारी आपको अभी से ही मिल जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो क्लास होती है एलआईसी की तरह से होती है, जिसे एलआईसी कहता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वैसे मैं भी आपको कहता हूँ कि आपका जो पढ़ाई है वो सिलेक्शन के साथ भी सिलेक्शन के बाद भी, इस तरह से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो कहीं भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसका अच्छे से देख सकते हैं। पहला चरण जब आपका समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा चरण आपका स्टार्ट होता है। दूसरा चरण जो होता है ये निष्कासन का चरण होता है, इसमें बच्चा जो है वो बाहर आता है। क्या होता है, बच्चा आपका बाहर आता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि दूसरे चरण में क्या होता है, तो दूसरे चरण में निष्कासन का होता है। बच्चा कब बाहर आता है, तो दूसरे चरण में आता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब सवाल आता है कि जो दूसरा चरण होता है, प्रसव का दूसरा चरण होता है, ये कब शुरू होता है। तो ये प्रसव का दूसरा चरण जब शुरू होता है जब सर्विक्स पूरी तरह से फैल जाता है। प्रसव का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब सर्विक्स पूरी तरह से फैल जाता है और
इसका समापन शिशु के जन्म से होता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि चरण जो 2 है, स्टेज जो 2 है, इसका समापन कब होता है? तो जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद चरण 2 का समापन हो जाता है। और चरण 2 का शुरुआत कब होता है? स्टेज 2 का शुरुआत कब होता है? तो सर्विक्स जब पूरी तरह से फैल जाता है तब इसकी शुरुआत होती है। अंत कब होता है? जब बच्चा जन्म ले लेता है तब इसका अंत होता है। यह चरण कुछ मिनटों से लेकर के कुछ घंटों तक रहता है और आप दूसरे चरण में है। यह बात आप तब जानेंगे जब आपको नीचे की ओर पुश करने की तीव्र आवश्यकता का अनुभव हो। देखिए क्या होता है, मैं आपको फिगर के सामने दिखा देना चाहता हूँ। फिगर कहाँ गायब होगा? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहला जो चरण होता है ये क्या होता है, ये आपका सर्विक्स फैल जाता है। और दूसरा चरण है ये बेबी जो होता है ये बाहर निकलता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए बेबी जो है ये थोड़ा सा ही बाहर निकला है, क्या हुआ है? बेबी जो है ये थोड़ा सा बाहर निकला है। अब जब थोड़ा सा ही बाहर निकला है, पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है, मान लीजिए इसका जो सर है ये सर बाहर निकल गया है, बाकी पूरा जो शरीर है वो बाहर नहीं निकला है, तो उस दशा में आप क्या करेंगे? आपको खुद ही पुश करने की आवश्यकता होगी। तो वही इसमें कह रहा है कि जो आपका सेकंड स्टेज होता है इसमें आपका जो सर्विक्स है पूरी तरह से ओपन हो जाता है। और जब सर्विक्स ओपन हो जाता है तो उसके बाद आपको पुश करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शिशु अब बाहर आ रहा होता है। और यह दूसरा चरण होता है। आपको दूसरा चरण आ गया है, आपको तब पता चलेगा जब आपको पुश करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपको एपिड्यूरल दिया गया है तो आपको दर्द का कम अनुभव होगा। कौन सी एक दवा होती है पूछा जाता है जिससे प्रसव के दौरान दिया जाता है आपके दर्द को कम करने के लिए? तो एपिड्यूरल अगर आपको दिया गया है तो आपको दर्द का कम अनुभव होगा। हालांकि दर्द का अनुभव मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा होता है, इसको शब्दों में या फिर बताया नहीं जा सकता, या फिर इसको कोई महसूस नहीं कर सकता है, यहाँ तक भगवान भी नहीं। इसका जो दर्द है वो सिर्फ और सिर्फ माँ जान सकती है। देखिए मैं आपको आगे अगर बताऊँ, यह पुशिंग वेयरिंग डाउन कहलाती है। क्या है? यह पुशिंग बेरिंग डाउन कहलाती है। जो आप क्या करते हैं, पुशिंग करते हैं, जो आपको पुशिंग करते हैं क्या है? वो बेरिंग डाउन कहलाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुशिंग को और क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे वेयरिंग डाउन। क्या कहा जाता है? वेयरिंग डाउन। नर्स या डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको इस अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप पुशिंग नहीं कर पा रहे हैं या आप बेरिंग डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो उस दशा में आपको क्या करना चाहिए, इसकी सलाह आपको डॉक्टर देंगे। पुशिंग के लिए आपको अपनी सांस रोक कर रखने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ज़्यादा देर तक आप सांस नहीं रोक सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को पुश करते हैं तो उसमें आपको सांस की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप सांस रोक के पुश करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपका जो पुश का दबाव हो ज़्यादा होता है, लेकिन इसको सांस रोकने की जो प्रक्रिया का आपको ज़्यादा देर तक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सांस रोकेंगे तो आपको तकलीफ होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो आपका बेबी है उसको और भी ज़्यादा तकलीफ होगा। इसीलिए सांस को ज़्यादा देर तक नहीं रोकना चाहिए। डॉक्टर आपको पुश के लिए मना भी कर सकते हैं। हो सकता है सर्विक्स का एक छोटा सा लिप अभी तक फंसा हुआ है, तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं? वो मना भी कर सकते हैं। हो सकता है कि सर्विक्स का एक छोटा सा लिप जो होता है वो फंसा हुआ हो, और जब फंसा हुआ होता है तो उसमें पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जब कोई भी चीज़ फंसी हुई होती है तो डॉक्टर वहाँ से देख कर जान जाते हैं कि अभी क्या फंसा हुआ है, आपको क्या करना है। तो डॉक्टर आपको सही सलाह देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा कहा जा सकता है कि आप हल्की धीमी सांस के साथ जोर लगाकर शिशु को बाहर निकालें। जब योनि मुख पर शिशु का सिर पूरी तरह से दिखाई देने लगता है तो इसे ही क्राउनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राउनिंग। मैंने आपको अभी बताया 3 इडियट का उदाहरण लेकर के कि क्राउनिंग होता क्या है। आगे 1 या 2 संकुचन के साथ आपके शिशु का सिर सबसे पहले बाहर आता है और फिर इसके बाद उसका बाकी का शरीर बाहर आता है। बहुत सारे लोगों में सबसे पहले आपका जो सर है वो बाहर नहीं आता। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से स्टेज उसमें हो सकते हैं, कि आपका सबसे पहले सर जब बाहर ना आए उसके क्या कहा जाता है, और उसके बाद
सर जब न बाहर आए, सर सबसे पहले बाहर ना आए या सबसे पहले पैर बाहर आए तो उसको ब्रिज कहा जाता है। और उसके बाद अगर सर सबसे पहले बाहर आए तो उसको क्या कहा जाता है। अगर बच्चा गर्भाशय में टेढ़ा पड़ा हुआ है तो उसको क्या कहा जाता है। सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है। देखिए, सबसे पहले सर बाहर आता है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, किसी के पैर बाहर आता है। कभी कभी बच्चे को बाहर निकालने के लिए फोर्सेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये फोर्सेप्स क्या होता है। फोर्सेप्स क्या होता है? देखिए, फोर्सेप्स जुड़े हुए चम्मच का एक सेट होता है जो शिशु के सिर को पकड़कर उसे निकालने में मदद करता है। फोर्सेप्स क्या होता है? फोर्सेप्स एक जुड़े हुए चम्मच का एक सेट होता है जो शिशु को सिर से पकड़ के बाहर निकालता है। और उसके बाद एक वेंटोस में एक वैक्यूम पंप होता है जिसका सहारा शिशु को बाहर निकालने के लिए लिया जा सकता है। वैक्यूम पंप, अगर इसकी बात करें तो 3 इडियट आपने देखा होगा, तो उसमें राजू की सहायता से रणछोड़ ने एक वैक्यूम पंप बनाया था जिसकी सहायता से शिशु को बाहर निकाला था। तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। और उसके बाद एक शब्द और बार बार पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि एपिसियोटोमी क्या शब्द है? एपिसियोटोमी। क्या? एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी एक शब्द है जो बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अब आप ये बताइएगा कि एपिसियोटोमी होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि जब शिशु बाहर आ गया है, योनि मार्ग से बाहर आया है, साधारण उसका जन्म हुआ है, तो योनि जो होती है वो बहुत ज़्यादा फट जाती है और इसको सिलने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो सिलने की प्रक्रिया होती है यही आपकी क्या होती है? एपिसियोटोमी होती है। क्या होती है? एपिसियोटोमी होती है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें आपका सर्विक्स ओपन होता है और उसके बाद सेकंड स्टेज आता है जिसमें शिशु बाहर आता है। उसके बाद क्या होता है? थर्ड स्टेज आता है जिसमें आपका प्लेसेंटा बाहर आता है। मैंने आपको फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज बता दिया। अब थर्ड स्टेज की बात करते हैं। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है। डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि गर्भाशय है। गर्भाशय में हो सकता है कि बच्चे की जो स्थिति है वो इस तरह से हो, ना उसका सर पहले आए ना उसका पैर पहले आए, या फिर आप बच्चे का जो सर है वो ऊपर हो, तो उस दशा में ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। और उसके बाद हो सकता है कि ये जो आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा हो सकता है कि बच्चे के गर्दन में लिपटा हुआ हो। उस समय हो सकता है कि उसके गर्दन में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा हो, गर्दन कस रहा हो। उस समय भी अगर डॉक्टर जानते हैं तो उस समय भी क्या करते हैं, उस समय भी क्या करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। मैंने आपको इससे पहले बताया था, उसमें बताया था कि कुछ शब्दावलियाँ बताई थी जिसमें जो नॉर्मल डिलीवरी है और उसके बाद जो आपकी ऑपरेशन वाली सिजेरियन डिलीवरी है, जो कठिनाई वाली डिलीवरी है, उसको एक नाम दिया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो बताना है कि कौन कौन से नाम है और किसको क्या कहा जाता है। इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएंगे। अब बात करते हैं तीसरे चरण के विषय में। तीसरा चरण आपका क्या होता है? तीसरे चरण में आपका प्लेसेंटा बाहर आता है। प्लेसेंटा आप कहिए, अपरा कहिए, गर्भनाल कहिए, तो ये सब बाहर आता है। झिल्लियों का बाहर आना, इसकी प्रक्रिया शिशु के जन्म के कुछ मिनट बाद से आरंभ हो जाती है और 10 से 12 मिनट के बीच तक रहती है। आपको तीसरे चरण के होने का शायद ही पता चले, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा कष्ट झेल रहे हैं तो छोटी सी जो कष्ट है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। तो शायद ही आपको पता चले कि प्लेसेंटा बाहर आ रहा है, लेकिन यह तीसरे चरण में होता है, इसमें प्लेसेंटा बाहर आता है। प्लेसेंटा जब बाहर आ जाता है तो एक क्लिप लगा करके उसको काटने की प्रक्रिया होती है। और जब काटा जाता है तो जाहिर सी बात है, जब प्लेसेंटा बाहर आ रहा है, शरीर के अंदर से कुछ भी बाहर आ रहा है, तो उसमें दर्द होने की स्वाभाविक बात है। हो सकता है कि उसमें हल्का सा ब्लड भी आए, नलिकाओं का बंद हो जाता है और हल्का रक्त भी आ सकता है। रक्त आना स्वाभाविक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। जब कोई भी चीज़ शरीर से कट के बाहर आ रही है तो उसमें हल्का रक्त आ सकता है। प्लेसेंटा निकलने के साथ ही इससे जुड़ी हुई रक्त नलिकाएं बंद हो जाती हैं और रक्त का बहना
रुक जाता है, हल्का सा या थोड़ा रक्त बहना स्वाभाविक है, इसमें कोई भी नहीं है। देखिए प्लेसेंटा जब बाहर आता है तो प्लेसेंटा को एक क्लिप के माध्यम से काटा जाता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी है, बस ये चरण के रूप में आया था तो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। देखिए आज का जो टॉपिक था ये समाप्त हो गया है। अब इसमें बहुत सारे लोग चौथा चरण मानते हैं। चौथा चरण वही होता है जो आपकी रिकवरी का चरण होता है, जिसमें आपकी जो समस्याएं हुई उस रिकवर करने की जो होती है, यही आपके चौथे चरण में होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके एग्जाम में के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इनफ है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े एग्जाम के स्तर पर जा रहे हैं वहाँ तक भी आप इसको देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी जो क्लास है वो इसी तरह से अब आगे चलेगी। 2 दिन तबीयत खराब होने की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोई भी दिक्कत नहीं है, अब आपकी क्लास लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। मैंने आपको कुछ शब्दावलियाँ बताई थी, शब्दावलियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि शब्दावलियाँ डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, आप उसको समझ नहीं पाते हैं। हालांकि होता है कुछ नहीं, बस वो शब्दावलियाँ आ जाती हैं इसलिए नहीं होता है। मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि जो सामान्य परसव होता है उसको क्या कहते हैं, यूटोसिया कहते हैं। सामान्य परसों को यूटोसिया कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो असामान्य परसव होता है उसको डिस्टोसिया कहते हैं। मैंने आपको इसका उदाहरण भी बताया था, इसको अलग करके बताया था कि जो टोसिया होता है, टोसिए का मतलब होता है परसव और यू का मतलब होता है अच्छा, तो अच्छा परसव जो होता है यूटोसिया कहा जाता है। और डिस्टोसिया जब आता है तो उसमें क्या होता है, असमान परसव होता है। मैंने आपको बताया था कि ब्रिज क्या होता है, बच्चे का जब सिर ऊपर की तरफ होता है, पैर सर्विक्स की तरफ होता है तो उसको ब्रिज कहते हैं। जब बच्चा सही होता है, सिर सबसे पहले आता है तो उसको सिफिलिक कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। आज का जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि ज़्यादा जानकारी देनी थी, कल भी वीडियो नहीं आए थे तो मैं सोचा कि 2 वीडियो बनाने से बच्चा है कि आज ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के ही वीडियो में कंप्लीट करा दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपसे वीडियो में जो भी सवाल पूछे गए हैं आप इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी यह है कि यदि आप सभी लोग यूपीट्रिपलएससी एनएम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और इस बार एनएम में अपना जॉब लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसी 500 रुपये में आपके एनएम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी दिया जाएगा, उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, टॉपिक वाइज जो की पॉइंट है वो भी दिया जाएगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपका क्विज भी होगा, टॉपिक वाइज क्विज भी लिया जाएगा। आपको मैं एक नमूना दिखाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पीडीएफ और वीडियो कैसे दिए जाते हैं। आप यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो आपने वीडियो भी देखा होगा, तो वीडियो इसी तरह से होता है। उसके बाद इसका जो पीडीएफ होता है वो इस तरह से होता है, आप पीडीएफ देख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज का जो पीडीएफ है वो इसी तरह से चित्र के आधार पे, जो आपका फिगर है उसके आधार पे दिया जाता है। और आपको ये आपका पूरा थ्योरी का पीडीएफ हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो वन लाइनर टाइप के आते हैं, जो आपका की पॉइंट होता है उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाता है। यहाँ पे की पॉइंट का आप नमूना देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से पीडीएफ आपको दिया जाता है। और उसके बाद रोज शाम 8 बजे क्या होता है, क्विज होता है। क्विज आपको रोज शाम 8 बजे दिया जाता है। आज मान लीजिए जो टॉपिक चला उसका क्विज शाम को 8 बजे दिया जाता है। तो इस तरह से क्विज भी बच्चे देते हैं। यहाँ पे पूरी सुविधा आपको उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। यानी कि आप अगर 500 रुपये दीजिए तो आपकी पूरी तैयारी हमारे माध्यम से करवाई जाएगी और बहुत ही अच्छे लेवल की करवाई जाएगी।